ये कहानी है एक बुज़ुर्ग औरत की जिसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। वो अकेली ही मुश्किलात से गुज़रते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। ऊपर से पिछले कुछ दिनों से मुसलसल हो रही मूसलाधार बारिश और आसमान में कड़कती बिजली की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। इस अकेली बुज़ुर्ग औरत का नाम ज़ैनब था। या अल्लाह, ये बारिश आखिर कब रखेगी? वैसे ही इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है और अब उस लगातार हो रही बारिश की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। आखिर उस सुने घर में अकेले बैठकर कब तक अपना वक्त गुजारूं? काश कोई होता जिससे दो बातें कर पाती तो शायद मेरे इस अकेले दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती। खाला जी, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल हम लोग शहर से कुछ दिन गांव घूमने आए थे। यहाँ आकर पता चला कि कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर में भी मौसम थोड़ा ख़राब था, लेकिन वहाँ इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो इस बारिश की वजह से कहीं आ जा भी नहीं सकते। अगर आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में थोड़ी सी पनाह दे दें तो इस मुश्किल वक्त में हम पर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये बात सुनकर ज़ैनब को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके पास बैठकर 2-3 बातें करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह ने जैसे उनकी दुआ सुन ली थी और इस मूसलाधार बारिश के बीच भी उनके घर मेहमान भेज दिए। अरे बेटे, क्यों नहीं? इस मूसलाधार बारिश में अगर कोई मेरे घर के बरामदे तक आकर मदद मांगे तो भला मैं उसकी मदद करने से कैसे इनकार कर सकती हूँ? आओ बेटा, अब घर के अंदर चलो। बेटा, तुम दोनों मेरे घर आए हो, उससे मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। वैसे बेटा, तुम दोनों के नाम क्या है? खाला जी, मेरा नाम उस्मान है और ये मेरी बीवी नूर है। सबसे पहले आपका दिल से बहुत शुक्रिया। आपने उस मूसलाधार बारिश में हमें अपने घर में पनाह दी। आपकी इस मेहरबानी को हम कभी नहीं भूलेंगे। वैसे खाला जी, क्या आप इस घर में अकेली रहती हैं? मुझे यहाँ और कोई नजर नहीं आ रहा। अरे बेटा, अब अपने दुख के बारे में तुमसे क्या ही कहूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम दोनों मुझे अपने जैसे लगने लगे हो। मैं तुम्हें सब कुछ आराम से बता दूंगी। अभी मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आराम से बैठकर ढेरों बातें करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमने जैसा सोचा था खाला जी बिल्कुल वैसे ही निकले। अब जब खाला जी हमें अपनी जिंदगी की सारी पुरानी बातें आराम से बता देंगी, तब हम उनसे कुछ दिनों तक यहाँ रखने की बात करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें मना नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं उसकी भंग फिलहाल खाला जी को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, सब कुछ आपके कहे के मुताबिक ही होगा। अभी आप बाहर जाकर हमारे ड्राइवर से कह दीजिए कि वो फिलहाल घर लौट जाए। साथ उसे ये भी कह दीजिए कि वक्तन फ़ौक्तन यहाँ आकर हमें वहाँ की सारी खबर देता रहे। काशिफ, अभी तुम गाड़ी लेकर घर चले जाओ। और हाँ, तुम हमारे सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हो, इसलिए जब तक हम यहाँ अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक घर की पूरी जिम्मेदारी
तुम ही संभालोगे। और हाँ, वक्तन फौक्तन यहां आकर वहां की हर छोटी बड़ी खबर हमें देते रहना। ठीक है सेठ जी, आप बेफिक्र होकर यहाँ अपना काम पूरा कीजिए। वहाँ की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा और वक्तन फ़ौक्तन यहाँ आकर आपको वहाँ की हर छोटी बड़ी खबर देता रहूँगा। अब मैं चलता हूँ, आप अपना और बेगम साहबा का अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे हम जिस उम्मीद से यहाँ आए हैं वो पूरी हो जाए और खाला जी को भी एक नया जिंदगी मिल सके। बेचारी खाला जी उस इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं। उन्हें कितनी तन्हाई महसूस होती होगी। अरे बेटी उस्मान बेटा कहाँ चला गया? देखो, मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम चाय बनाकर लाई हूँ। इस बारिश में भीग कर आए हो, थोड़ी चाय पी लोगे तो जिस्म को भी आराम मिलेगा और अच्छा महसूस होगा। अरे बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम दोनों के लिए गर्म गर्म चाय बनाकर लाई हूँ। आओ यहाँ बैठकर आराम से चाय पी लो। मैं तब तक बावर्ची खाने से होकर आती हूँ। इरे जी, आपने ड्राइवर को सब कुछ अच्छी तरह समझाकर घर के लिए भेज दिया ना? हाँ नूर, मैंने ड्राइवर को सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया है और उसे घर की देखभाल करने के लिए भी कह दिया है। अब हम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकते हैं। बस खाला जी से यहाँ रहने की इजाजत लेना बाकी है। दोनों बच्चे मेरे घर तो आ ही गए हैं। इस मौसलाधार बारिश में उन्हें आज रात रखने के लिए कहना ही पड़ेगा। लेकिन बावर्ची खाने में भी ज्यादा राशन नहीं है। किसी तरह आज की रात तो गुजर जाएगी, पर कल सुबह उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? ओरे उस्मान बेटा, मैं कह रही थी कि इतनी तेज बारिश में तुम लोग आखिर जाओगे कहाँ? यहाँ तो तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम दोनों यहीं मेरे साथ रख जाओ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो उस बड़े घर में अकेली ही रहती हूँ। तुम दोनों कुछ दिन मेरे साथ रहोगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। उरे खाला जी, हम भी आपसे यही कहने वाले थे कि अगर हम कुछ दिन आपके साथ रख जाएं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन आपने तो हमारे दिल की बात खुद ही कह दी। वैसे भी आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आप घर के राशन या दूसरे सामान की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कल सुबह तक मैं आपके लिए राशन का भी इंतजाम कर दूंगा। अभी आप हमारे साथ बैठिए और आपने अपने दुख के बारे में जो बात कही थी वो हमें आराम से बताइए। खाला जी, अब आप बेझिझक अपने बारे में खुलकर बताइए। आप उस इतने बड़े घर में अकेली क्यों रहती हैं? क्या आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? बेटे, अब तुझे क्या ही बताऊं? मेरा भी तेरे जैसा एक बेटा था। उसका नाम रियाज था।
उसके वालिद के इंतकाल के बाद मैंने बड़ी ही जदोजहदों और मुश्किलात के बीच उसे पाल पौस कर बड़ा किया। जब वो बड़ा हुआ तो काम की तलाश में शहर चला गया, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस घर नहीं लौटा। गांव के बहुत से लोगों ने उसकी खबर लेने की भी कोशिश की, लेकिन किसी को उसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली। आखिरकार सबने यही मान लिया कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस बेटे इसी दिन से अपने शौहर और बेटे के बिछड़ने का दर्द दिल में लिए मैं किसी तरह ये जिंदगी गुजार रही हूँ। अब ना तो मेरा कोई अपना है और न ही कोई हाल चाल पूछने वाला कि मैं कैसी हूँ और कैसे अपना गुजारा कर रही हूँ। खाला जी सच में हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा दिख भरी जिंदगी गुजार रही हैं। हमें भी सही वक्त देखकर अपना प्रस्ताव उनके सामने रख देना चाहिए, ताकि उनकी बची हुई जिंदगी में उन्हें थोड़ा सुकून, अपनायत और खुशियां मिल सकें। इरे बेटे, क्या हुआ? मेरी बातें सुनकर तुम अचानक किस सोच में डूब गए? कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ने जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। शायद मेरी किस्मत में अकेले ही जिंदगी गुजारना लिखा था। अब तो मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ, पता नहीं उस दुनिया में और कितने दिन जीना है, इसलिए अब अल्लाह से ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं रखती। बस यही दुआ करती हूँ कि जितने दिन भी उस दुनिया में रहूं, अल्लाह मुझे सेहतमंद और सलामत रखे। अरे खाला जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? क्या पता अल्लाह ने आपकी किस्मत में कोई मौजज़ा ही लिख रखा हो। खैर खाला जी, अब उन दिगभरी बातों में उलझकर अपना दिल खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? आज रात आप उनके साथ बैठकर आराम से बातें कीजिएगा। तब तक बावर्ची खाने में मैं खाना बना लूंगी, इससे आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। अरे बेटी, अल्लाह ने तो मौजज़ा कर ही दिया, तुम दोनों को मेरे घर भेजकर। वैसे भी मैं अकेली ही रहती हूँ और ऊपर से इस मौसलाधार बारिश की वजह से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। घर में अकेले बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। बस यही सोच रही थी कि काश कोई होता जिससे 2-3 बातें कर लेती। तभी अल्लाह ने तुम दोनों को मेरे घर भेज दिया। सच कहूँ, तुम दोनों के आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। खाला जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब तो हम कुछ दिन यहीं आपके साथ रखेंगे। वैसे भी इस बारिश की वजह से हम अभी तक गांव भी नहीं घूम पाए हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब आप हमें पूरा गांव घुमा दीजिएगा, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी गांव देखने का मौका मिल जाएगा। देखते ही देखते मुसलसल बारिश होते होते रात हो गई और अब बारिश की रफ्तार पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। वैसे बेटे, जब से तुम दोनों मेरे घर आए हो तब से मैं एक बात गौर कर रही हूँ। जब भी मैं तुम दोनों से थोड़ा दूर जाती हूँ, तुम दोनों आपस में कुछ ना कुछ बातें करने लगते हो। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो उस्मान बेटा? अगर मैंने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो तुम्हें बुरी लगी हो तो उसका बुरा मत मानना बेटे। आखिर मैं बूढ़ी हो गई हूं ना। कभी कभी बातों बातों में मन्ना से कुछ ऐसा निकल जाता है जिसका मुझे खुद भी एहसास नहीं होता। और ये खाला जी, आप बेकार में ये सब सोच रही हैं? भला हमें आपकी किसी बात का क्या बुरा लगेगा? आपने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं जिससे हमें बुरा लगे, और आपको शायद गलत फहमी हुई है। मैं और नूर तो बस यूं ही आपस में बातें करते रहते हैं। हम आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं खाला जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और खाला जी, आज से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैं हमेशा आपकी खिदमत और साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन बेटे, तुम लोग तो बारिश रखते ही गांव घूमकर अपने घर लौट जाओगे। उसके बाद मैं फिर से इस बड़े घर में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी।
तब मेरा हाल चाल पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। सच कहूं तो अब तन्हाई से बहुत डर लगने लगा है बेटे। खाला जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अल्लाह आप पर जरूर करम करेंगे। आपने अपनी जिंदगी का अब तक का सफर इतने जदोजहद, सब्र और मेहनत के साथ तय किया है। हो सकता है कि अल्लाह ने आपके आगे के सफर को खुशियों और सुकून से भरने का ही फैसला किया हो, इसलिए हिम्मत मत हारिए, सब अच्छा होगा। अरे बाप रे, लगता है आज आप दोनों ने मुझे छोड़कर खूब सारी बातें की हैं। खाला जी, आज उनके साथ बातें करके आपको कैसा लगा? और एक बात बताइए, हमारे आपके घर आने से आपको कहीं बुरा तो नहीं लगा ना? अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे भला बुरा क्यों लगेगा? बल्कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में मेरा बेटा और बहू आए हैं। तुम दोनों अगर हमेशा भी मेरे साथ रहो तब भी मुझे कोई आतराज नहीं होगा, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी। खैर खाला जी, अभी ये सब बातें छोड़िए, चलिए बावर्ची खाने में चलते हैं और हम तीनों साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। आपको भी शायद भूख लगी होगी और उन्हें भी काफी भूख लगी होगी। फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। अरे बेटी, तुमने तो बहुत लजीज खाना बनाया है। मुझे तो अपने ही हाथ का बना खाना खाते खाते अब उसका जायका भी अच्छा नहीं लगता। और फिर अब मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ, उसलिए खाने में कितना नमक डालना है ये भी कई बार ठीक से याद नहीं रहता। हाँ खाला जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, खाना सच में बहुत लजीज था। खाला जी नूर हमेशा इतना ही लजीज खाना बनाती है। उसके हाथों में तो जैसे जादू है, तभी उसके हाथ का बना हर खाना इतना लाजवाब होता है। मैं तो उसका खाना खाते खाते ही मोटा हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा खाला जी कि आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना इतना पसंद आया। अल्लाह का भी अपना ही खेल है खाला जी। इस तेज बारिश से बचाने के लिए शायद ऊपर वाले ने ही हमें आपके पास भेज दिया। आप सच में बहुत अच्छी हैं। उस्मान बेटा और नूर बेटी, में तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम दोनों मुझे खाला जी कहकर बुलाते हो, लेकिन ना जाने क्यों ये सुनकर मेरे दिल को उतनी खुशी नहीं मिलती। अगर तुम दोनों को कोई आतराज ना हो तो क्या आज से मुझे माँ कहकर बुलाओगे? उससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। बेटा, ये लफ्ज सुने हुए मुझे कई साल हो गए हैं। मेरे कान तो आज भी इस इंतजार में तरसते रहते हैं कि एक बार मेरा बेटा आकर मुझे प्यार से माँ कहकर पुकारे। शायद इसी वजह से तुम दोनों मुझे अपने ही बच्चों जैसे लगते हो। इसलिए अगर तुम्हें कोई आतराज न हो तो आज से मुझे माँ ही कहकर बुलाना। ज़ैनब का ये फैसला सुनकर उस्मान और नूर फौरन मान गए। वैसे भी दोनों एक ख़ास मकसद लेकर यहाँ आए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके इस मकसद का एक छोटा सा हिस्सा पूरा हो चुका था। कई दिन बारिश होने के बाद बूढ़ी के घर मेहमान आने के पिछले दिन मौसम अच्छा हो गया और बारिश भी रुक गई।
अरे बेटे, मैंने सुबह सुबह गाड़ी की आवाज सुनी थी। क्या कोई आया था बेटा? और ये मेरे लिए इतनी खूबसूरत साड़ी तुम सुबह सुबह कहाँ से ले आए? कल तो तुम दोनों अपने साथ कोई बीग वगैरह भी नहीं लाए थे, फिर तुम दोनों के पास ये दूसरे कपड़े कहाँ से आ गए? माँ जी, वो मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी, मेरा ड्राइवर हमारे लिए कपड़े लेकर आया था। उसलिए आपको गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो सुबह सुबह आ गया था, उसलिए मैंने आपको बेकार में नींद से नहीं जगाया, लेकिन आपने तो आवाज सुन ही ली। वैसे माँ जी, आज बारिश भी रुक गई है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आप उनको थोड़ा गांव घुमा लाइए। ये गांव देखने के लिए ही यहाँ आए हैं और मैं आप दोनों के लौटने तक घर का सारा काम निपटाकर खाना भी बनाकर रखूंगी। बेटी, आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खानदान फिर से पूरा हो गया हो। काश ये वक्त कभी खत्म न हो और तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ही रहो। लेकिन वक्त को तो कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह जैसा दिन दिखाएंगे वैसा ही हमें कबूल करना पड़ेगा। और बेटी, मैं तुम दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम दोनों ने मुझे भले ही थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन इतना सुकून और अपनायत दी है कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ओरेमा जी, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भी तो हमें एक माँ का प्यार दिया है। हमें भी आपके साथ बहुत सुकून और अपनायत मिली है। वैसे माँ जी, यहाँ खड़े खड़े बातें करते करते वक्त जाये हो रहा है। उससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर गांव घूम आते हैं, खेतों की तरफ भी चलेंगे। बेटे, यही है हमारे गांव का मंजर। यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेतों में मेहनत करते हैं और तरह तरह की फसलें उगाकर अपना पेट पालते हैं। बताओ बेटे, तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा? वैसे भी तुम्हारा खेत देखने का बहुत दिल था। ये खूबसूरत नजारा देखकर तुम्हें अच्छा तो जरूर लगा होगा, है ना? माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे। इस खूबसूरत गांव का नजारा देखकर मैं तो जैसे खोसा गया हूं। माँ जी, मुझे यहां लाकर इतना खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए आपका दिल से बहुत शुक्रिया। जब नूर भी ये नजारा देखेगी तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। सच कहूं तो यहां आकर मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया है और अब मुझे एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास हो रहा है। अरे बेटे, भला कोई बेटा अपनी माँ को शुक्रिया कहता है क्या? तुम्हें हमारा गांव पसंद आया, ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। कल मैं बहू को भी गांव की सैर कराने लेकर आऊंगी। उसे भी यहाँ का खूबसूरत नजारा बहुत अच्छा लगेगा। अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। पता नहीं माँ जी, और ये कितनी दूर तक गए होंगे। मेरा तो घर का सारा काम भी पूरा हो गया है और खाना भी बनकर तैयार है। अच्छा ही है, माँ जी को तो हमेशा अकेले ही रहना पड़ता है। आज उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मेरा क्या है, मैं तो घर पर ही दोनों का इंतज़ार कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, जब तक ये दोनों वापस आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा बस्तर पर लेटकर आराम ही कर लेती हूँ। या अल्लाह, हम जिस काम से यहाँ आए हैं वो काम जल्द इस जल्द पूरा हो जाए, बस आपसे यही दुआ है।
माँ जी, आज तो सच में पूरा गांव घूमकर बहुत मजा आ गया, और सच कहूं तो इतना बड़ा दरख्त मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। उस दरख्त के नीचे बैठकर जो ठंडी ठंडी और ताजा हवा मिल रही है ना, वैसी सुकून देने वाली हुआ तो हमारे शहर में पंखे के नीचे बैठकर भी नहीं मिलती। यहां आकर दिल को एक अलग ही शांति और ताजगी महसूस हो रही है। बेटा, ये सब तो ठीक है। तुम तो सिर्फ एक ही दिन में मेरे दिल के इतने अपने बन गए हो कि अब मैं तुमसे अपनी एक ख्वाहिश कहना चाहती हूँ। बताओ बेटे, क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? उरे माँ, आप बस हुक्म कीजिए। आपका ये बेटा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार है। और माँ, अपने बेटे से इस तरह पूछा नहीं जाता, उसे तो बस हुक्म दिया जाता है। इसलिए आप बेझिझक कहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। बेटा, मैं तुम्हें और बहू को अपनी औलाद के रूप में गोद लेना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी उस बात के लिए राजी हो जाओगे? ज़ैनब की ये फैसला सुनकर उस्मान कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। अंदर ही अंदर उसे खुशी भी होती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उन दोनों के यहाँ आने का जो मकसद था वो अब पूरी तरह पूरा होने वाला है। माँ, अब मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूं। ये बात सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के बच्चे हुए हर दिन खुशियों से भरे हों। हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। कैसी बात बेटा? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाऊंगी? माँ, आपने हमें बताया था कि आपका बेटा काम की तलाश में शहर गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सच तो ये है कि उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। एक दिन मैं सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरी तरफ आ गई। आपके बेटे ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचा लिया, लेकिन खुद हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले गए। मैंने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और बचाने की पूरी कोशिश की, पर उन्हें न बचा सका। जाते जाते उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। इसलिए आज भले ही थोड़ी देर से मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं। मुझे लगा था कि अगर मैं सीधे ये बात कहूंगा तो शायद आप नहीं मानेंगी, इसलिए पहले आपका दिल जीतना चाहता था। बेटे, मुझे पूरी बात तो पहले से पता नहीं थी, लेकिन कल रात जब तुम और बहू सोने से पहले आपस में बातें कर रहे थे, तब मैंने अनजाने में तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि सही वक्त आने पर तुम खुद ही मुझे सब कुछ बता दोगे। और बेटे, अल्लाह ने जिस इंसान के नसीब में जो लिखा है वही होकर रहता है। अल्लाह ने भले ही मेरे बेटे को अपने पास पाला लिया, लेकिन उसकी कमी पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा एक और बेटा दे दिया। मैं पूरे दिल से तुम्हारा ये प्रस्ताव कबूल करती हूँ बेटे। लेकिन माँ, हमारा गांव में रहने का कोई इरादा नहीं है। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुझे गांव पसंद नहीं है। सच तो ये है कि मुझे गांव का परामण, माहौल और यहाँ की कुदरती खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। लेकिन माँ, मेरा सारा कारोबार शहर में ही चलता है, इसलिए हम तीनों को शहर में ही रहना होगा। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम हर हफ्ते एक दिन जरूर गांव आएंगे और अपने इस घर की भी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। माँ, क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफक हैं? उस्मान बेटे, अपनी माँ से ऐसी बातें पूछी नहीं जाते, बल्कि हक से कही जाती हैं। मेरी उस बढ़ापे में अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेज दिया। उससे बड़ी खुशी भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब चल बेटा, घर चलते हैं और ये खुशखबरी अपनी बहू को भी दे देते हैं।
पारबीन माँ और उस्मान घर लौटकर नूर को सारी बात बता देते हैं। ये खुशखबरी सुनते ही नूर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खुल उठती है। अब तीनों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। उसी खुशी के माहौल में नूर मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी, आखिरकार हमने आपका दिल जीत ही लिया। हम जिस मकसद से यहाँ आए थे आज वो पूरा हो गया। आज हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक मिल गई है। माँ के प्यार और दुआओं जैसा सुकून इस दुनिया में और कोई नहीं होता। आज से हमारा खानदान सच में पूरा हो गया। अब हमारे घर में भी माँ का साया रहेगा और उनकी दुआओं से हमारी जिंदगी हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ेगी। इसी तरह उस्मान और नूर उस अकेली माँ का दिल जीत लेते हैं जिसके बेटे ने कभी उस्मान की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज उस्मान इसी माँ को अपने साथ ले जाने आया था ताकि उन्हें फिर कभी तन्हाई महसूस ना हो। आखिरकार उसका ये ख्वाब भी पूरा हो गया। खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता अपनायत का होता है। एक छोटा सा एहसान, एक सच्चा प्यार, एक टूटे हुए घर को भी दोबारा मुकम्मल कर सकता है। उस्मान ने एहसान का बदला रिश्ता निभा कर दिया। दुआएं कभी ज़ाये नहीं जाती। एक माँ का तुन्हापन ख़त्म हुआ और एक बेटे का कर्ज इतरा। उस्मान नूर ने माँ को सहारा दिया, बदले में उन्हें दुआओं वाला घर मिल गया। उस कहानी का दिल यही है। सुकून पैसे में नहीं, रिश्तों में है। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कार्टून लाइफ HK को सब्सक्राइब करना ना भूलें।